हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें आपको काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतना सारा इनर वर्क है, लेकिन जब भी नई अवेकनिंग होती है ट्विन फ्लेम्स की, जिनकी रिसेंट में अवेकनिंग हुई है, नया नया आपको कनेक्शन पता चला है, तो उस केस में एक रियल ट्विन फ्लेम कार्मिक ट्विन फ्लेम पर ही स्टक होता है। ऐसा क्यों है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर कन्फ्यूजिंग स्टेट में आप इनर वर्क करोगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक ऐसी आदत है जिसको आपको कंट्रोल करने में, रिमूव करने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल ही होता है, बट करना होता है आपको। सो नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है, मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। मैं किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिटेल के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और जब स्पेशली जब आप अपना इनर वर्क कर रहे होते हो, तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती हैं जो पर्टिकुलर फेजेस पर आपको एक्सपीरियंस होंगी। जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि आपको कभी भी जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का साइन है या फिर ट्विन फ्लेम रीयूनियन का साइन है, इस पर नहीं फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही जो साइन होता है, जैसे कि एंजल नंबर पर मैंने आपसे डिटेल में वीडियो शेयर करा हुआ है कि एंजल नंबर क्यों किसको दिखाई पड़ता है, किस रीजन से दिखाई पड़ता है, कौन कौन से फेजेस और स्टेजेस में दिखाई पड़ता है। तो एक ही, जैसा कि अगर एग्जांपल मैं सिर्फ एंजल नंबर का ले रही हूँ, तो एक एंजल नंबर आपको आपकी थ्रू आउट लाइफ दिखेगा। जब आपकी अवेकनिंग हुई है तब दिखेगा, सेपरेशन पीरियड में हो तभी होता है, तब दिखेगा, आप अपना इनर वर्क करो तब दिखेगा, और आगे भी वो दिखता रहेगा। तो ये कोई कंफर्म साइंस नहीं होते, लेकिन बोलने वाले आपको बोलेंगे ताकि आपका फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहे। और अगर इस तरह से आप इनर वर्क करोगे तो वो आपको हेल्प नहीं करता है। तो इसी तरह से आज का भी टॉपिक है जो हीट वाला इशू है, एक्सेस हीट, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन की वजह से। और बाकी लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम से हैं, जो कि अभी इनिशियल स्टेज पर हैं या फिर मिड स्टेज पर हैं, जिनका डिटैचमेंट नहीं हुआ है कार्मिक ट्विन फ्लेम से, उन्हें स्टिल फील हो रहा है जो एक्सेस हीट होती है। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर स्टेज है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, प्रोबेबली आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप अपने कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच हो जाते हो। डिटैचमेंट के बाद में यूनियन डेफिनेटली होना ही होता है, बट हाँ, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें कई सारे फेजेस आपको गो थ्रू करने होते हैं, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट होते हैं, जिन पर मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी अपकमिंग वीडियोज़ में। तो आज के इस वीडियो में आपसे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको अपनी स्टेज का बहुत अच्छे से पता रहे। और अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच हो जाते हैं इन फ्यूचर, तो ये अगर स्टेज आती है, जो कि आनी ही आनी है, ऐसा इसका कोई डिनायल नहीं है कि नहीं होगा, तो आपको ज़बरदस्ती जो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ होती नहीं है, तो ऑटोमेटिकली होती है। तो उस टाइम पे आपको सोल्यूशंस बता दिए मैंने, जो भी इसकी होम रेमेडीज होती हैं। कुछ आपको अगर और पता है तो वो भी कर सकते हैं आप। मुझे चाइल्डहुड से कोल्ड का इशू बहुत ज़्यादा रहता था, स्पेशली न्यू मून, फुल मून पर मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती थी, और वो भी पहले, सबसे पहले मुझे कोल्ड ही होता था। और इस तरह से कोल्ड होता था कि मैं उठने लायक नहीं रहती थी, कि उसमें फीवर, वोमिटिंग एंड हेडेक सब कुछ शुरू हो जाता था, कि बैठना भी मुश्किल होता था। एंड अब कोल्ड का तो मुझे पता था, और मुझे कोल्ड से एक्चुअली में डर लगता था, कि मुझे पता है कि अगर कोई और इशू है तो मैं मेडिसिन ले सकती हूँ, लेकिन कोल्ड के टाइम पर मैं मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ। उसमें मेरी जो हेल्थ होती थी वो और ज़्यादा डैमेज हो जाती थी मेडिसिन की वजह से। और जैसा कि मून की जो प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होती थी, अब इसका कनेक्शन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से तो था नहीं। तो अब इस वजह से क्या होता था, चाइल्डहुड से मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी, एक्सट्रीम जिसको कहते हैं। विंटर्स के टाइम की तो बात अलग है, लेकिन गर्मियों के टाइम पर भी मुझे ठंड लगती थी। मैं एसी में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे फ़ैन में भी ठंड लगती थी। तो ये जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू रही 2020 तक, स्पेशली मार्च तक। और जब अवेकनिंग मेरी होती है 2020 में मार्च में, तो विद इन 3 to 6 मंथ्स में मैंने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे मून की जो रेमेडीज और रिचुअल्स होते हैं। तो वहां पर ये वाला इशू कंप्लीटली ओवर हो गया, मुझे आज तक उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। अब अगर कोल्ड हो भी जाता है तो वंस इन अ ईयर होता है, जो कि ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। एंड उसके बाद जो चीज़ें मैंने चाइल्डहुड से गो थ्रू करी थी, स्पेशली कोल्ड एंड दिस न्यू मून एंड फुल मून पर जो भी इश्यूज होते थे, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इनर वर्क का जब मैंने शुरू करा है, तो रेमेडीज जो रिचुअल्स मैंने करे मून के लिए, तो 3 to 6 मंथ्स में तो ये वाले इश्यूज ओवर हो गए। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी इनर वर्क में जो कर रही थी, जो 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही ओवर होती हैं, उसमें कई सारे इश्यूज हैं जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। रही बात एक्सेस हीट की, तो मैंने अपनी लाइफ में एक्सेस हीट कभी भी महसूस नहीं किया था, सिवाय 2 से 3 सिचुएशंस के। एक बार मुझे याद है कि स्कूल टाइम में जब मेरी ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन चल रही थी, तो वो मुझे मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा फीट में गर्मी लगने लगती है और मैं शूज़ रिमूव कर देती हूँ। एक वो सिचुएशन थी। दूसरा, जैसा कि हाँ, एंगर इश्यूज होते तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था और जल्दी कंट्रोल नहीं होता था। बट हाँ, इतना भी है कि मैंने कभी गुस्से में किसी दूसरे इंसान का नुकसान नहीं करा है, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो।
लेकिन जैसा कि दूसरे लोगों के साथ में होता है ना कि गुस्सा आ रहा है तो उनको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हुई थी। अगर हुई भी होगी तो 1 आध 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा कभी मुझे जो हीट वाला इश्यू है वो कभी नहीं एक्सपीरियंस हुआ। और विंटर्स के टाइम पे जो मुझे एक्स्ट्रा ठंड लगती थी, सबको घर में भी पता था, तो ये इशू भी खत्म हो जाता है जब मेरा इनर वर्क शुरू हुआ है कुछ टाइम के अंदर ही। और इसका मेन रीज़न था जो मून की रेमेडीज एंड रिचुअल्स हैं। मेरी अवेकनिंग हुई थी मार्च 2020 में, और जिसमें 3 से 3.5 साल का मुझे टाइम लगता है इनर वर्क करने में। और 2023 में मिड में अराउंड जुलाई से सितंबर के बीच में कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट होता है। तो वहाँ पर जैसे ही डिटैचमेंट हुआ है विद इन अ वीक टाइम मेरा अलाइनमेंट हो जाता है मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट से, डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ से। तो जब अलाइनमेंट हुआ है तो इमीडिएटली मुझे नहीं रियलाइज हुआ, दो उसमें मुझे एक आदत उनकी पिकअप हो रही थी। जब मैंने उनको देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये अलाइनमेंट हो चुका है और इनकी आदतें हैं जो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ गई हैं, जो हर ट्विन फ्लेम के साथ में होगा। सो जब ये हीट जनरेट होना शुरू हुई है तो किस तरह से मुझे इनडायरेक्ट वे में चीज़ें बताई जा रही थी और जो मैंने रियलाइज़ नहीं करा, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं थी। तो ये भी एक रीज़न है कि मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान दिया नहीं। सो मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट से अलाइनमेंट होने के बाद में ऐसी मैं पूजा कर रही थी इवनिंग की, एंड सोल ने बोला कि आसन पर बैठ के पूजा नहीं करनी है। तो जब सोल ने बोला तो मैंने फॉलो करा उसे, कि मैंने कुछ दिनों तक आसन पर बैठ कर पूजा नहीं करी, बिना आसन के पूजा करी है, मतलब ज़मीन पर बैठ के पूजा करी है। तो मैं पूजा कर रही थी या फिर पूजा करके उठी थी तो मुझे एक आंटी जी बोलती हैं जो नेबरहुड में थी कि आपको ना बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अर्थ है, जो धरती है, वो आपकी एनर्जीज को सोख लेती है, तो ये गलत होता है, इसलिए आपको आसन पर बैठ कर पूजा करनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे उन्हें बड़े प्यार से रिप्लाई करा कि अगर अर्थ इंसान की एनर्जी को सोख लेती है, उनका सीधे से कहने का मतलब था कि सारी एनर्जीज वो अपनी तरफ ले लेती हैं, ड्रेन का मतलब उनका कहने का मतलब था। तो ये कोई नई स्टेटमेंट नहीं थी, मैंने पहले भी सुनी हुई थी कई लोगों से, एंड स्पेशली जो खुद को स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं उनसे सुनी हुई थी। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर इसमें रियलिटी होती तो आप या फिर कोई भी इंसान है जो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 24/7 स्लीपर्स और शूज़ पहन कर रहते हो, घर में भी रहते हो ना, तो फिर आप जिंदा कैसे हो? अगर आपका कहने का मतलब है कि सारी एनर्जीज धरती माता सोख लेती हैं, तो इंसान तो फिर यहाँ पे जिंदा नहीं होने चाहिए थे। फिर दूसरा मैंने उन्हें बोला कि अगर सिर्फ पूजा पाठ के टाइम पर ही जो धरती माता है वो हमारी एनर्जीज को सोख लेती हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो आंटी जी चुप रही, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। तो फिर वो टॉपिक वहाँ पर ख़त्म होता है। अब ये क्या होता है, ये वाली जो सिचुएशन थी, तो मैंने क्या करा, कुछ आई थिंक 2 to 3 वीक्स के लिए जो पूजा का आसन है वो नहीं यूज़ करा, बिना उसके ही मैंने पूजा करी ज़मीन पर बैठकर। तो अब ऐसे ही क्या होता है, जब कुछ टाइम के बाद में फिर मैंने ध्यान दिया कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे ऐसे करते, मुझे दोबारा से इसे आसन को यूज़ करना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है ये मेरी 2 साल में कई बार हुई है, कि मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कितनी बार, बट ऐसा बीच बीच में मेरे साथ में होता था कि मुझे पूजा का आसन छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। दूसरा, मुझे पानी बहुत ज़्यादा पीने की आदत है, तो जब पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है तो वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा जाना होता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर जैसे हीट होती है इंसान की बॉडी में, तो आप पानी ऑलरेडी जब बहुत ज़्यादा पी रहे हो तो आपको वो चीज़ें ओवर हो नहीं पाएंगी। ओके, तो पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ शुरू से, ये कोई नई बात नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे इस हीट का रियलाइजेशन नहीं होता है। और उस टाइम पर ना मुझे माउथ अल्सर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा शायद मुझे पानी नहीं सूट कर रहा है। वहाँ का जो पानी था वो मतलब नमकीन पानी था, तो वही लोग वहाँ पर पीते थे एंड उससे नहाते थे। तो पानी का तो ये था कि मैं जब से मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़े थे मुझे याद है, तब से मैंने बिस्लेरी पे टर्न करा हुआ था कि नहीं, मुझे इसके अलावा पानी टच ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत बार मुझे मल्टीपल टाइम्स टाइफाइड हुआ था, तो उसमें कहते हैं कि पानी की इशू की वजह से होता है। तो तब से कई साल हो चुके थे कि मैं बिस्लेरी ही ले रही थी। तो अब पानी का कोई इशू नहीं था, बट स्टिल वहाँ पर क्या होता है कि ये इश्यूज बढ़ते जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मुझे माउथ अल्सर हो रहा था। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट करा तो वो बता नहीं पाती किस वजह से हो रहा है। तो ये वही सिचुएशन है जहाँ पर मुझे पीनट्स सूट नहीं कर रहे थे, जो मूंगफली होती है, जो हम जैसे जनरली मुझे पोहा में डालने की आदत है, या फिर और भी कोई आइटम्स होते हैं कुछ और, उसमें मुझे स्नैक्स टाइप बनाकर खाने की आदत थी। तो वहाँ से इस चीज़ को मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ये खाने के बाद में मुझे ऐसे इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। पीनट्स का आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से आई थिंक इसका जो नेचर है वो हॉट ही होता है, तो ये आप जनरली अगर हीट है तो आपको नहीं खाना चाहिए। तो जब ये इश्यूज इतने ज़्यादा बड़े हुए थे उस वाले स्पिरिचुअल प्लेस पर जहाँ पर मैंने अपना 3rd लेवल के नेटवर्क में शिफ्ट किया था, तो मैंने क्या करा, जो कोकोनट वाटर होता है वो मैंने वहाँ पर काफ़ी मंथ्स तक कंटिन्यू करा। और जो जूस होता है, जूस हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो अब ये एरिया ऐसा था, एक तो ये विलेज एरिया था, विलेज एरिया के अंदर ये होटल बना हुआ था, तो होटल के अंदर ही रहती थी मैं, बाहर नहीं जाना होता था। मतलब जो प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो जो सिटी लाइफ होती है वो नहीं होती, बट ये था कि और कोई काम नहीं है तो इट्स गुड कि मैं अपना हेल्थ पे प्रॉपर फोकस करूँ। जो छोटे मोटे इश्यूज़ रह गए थे, अभी नए नए इश्यूज़ थे जो हो रहे थे अवेकनिंग के बाद में,
तो 3 to 6 मंथ्स या फिर इससे ज़्यादा ही मैंने कोकोनट वाटर जो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू करा था वहाँ पर, कि एक भी दिन मिस नहीं होगा। प्लस में जो फ्रूट जूसेस होते हैं जिसका वाटर बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है, तो इसकी वजह से भी क्या था, जो हीट जनरेट हो रही थी वो मुझे रियलाइज़ नहीं होता है। तो एज आई सेड कि मुझे एकदम ओवर हो गया, तब जाकर रियलाइज़ हुआ उसमें भी मेरी गलतियाँ थी। और जैसा कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी मार्च 2020 में, तो कोविड टाइम था, घर पर थी मैं, घर से मैं अपना जो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो इतना तो पता ही था कि अगर मुझे कोल्ड हो गया तो मैं कोई काम करने लायक नहीं रहूँगी, एंड आई न्यू कि मुझे इनर वर्क करना था। तो बाकी इश्यूज़ के साथ साथ में तो इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि जो मैं चाय पीती थी, अब चाय जब रिचुअल्स होते हैं 21 डेज़ के, तो उस पर मैं छोड़ देती थी कम्प्लीटली, कोई चाय नहीं सिवाय हर्बल टी के। तो इस चाय को मैंने थोड़ा अलग से बनाया ताकि मुझे कोल्ड ना हो बार बार और मैं अपना इनर वर्क कर पाऊँ। तो अब इसमें मैंने क्या करा, चाय में चेंजेस करे कि 1 टीस्पून से ज़्यादा क्रश्ड किया हुआ जो जिंजर होता है, 1 टीस्पून से ओवर था वो ऐड कर दी थी। 1 टीस्पून उसमें फेनल सीड्स होते थे, रोज़ पेटल्स होते थे, एंड ब्लैक पेपर होता था, और सिनेमन प्लस में एक आध आइटम और होगा जो मुझे याद नहीं है। तो इतने आइटम्स को ऐड करके मेरे अकेले के लिए मैं चाय बनाती थी, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प होनी शुरू हो गई। तो जो कोल्ड फ्रीक्वेंट बहुत हो रहा था, ये मैं एकदम इनिशियल डेज की बता रही हूँ, क्योंकि 3 to 6 मंथ्स के बाद तो वो ओवर ही हो गया था जो मैंने रिचुअल रेमेडीज़ करने शुरू करे थे मून के। लेकिन अब वहाँ से आदत पड़ी थी, तो मुझे आदत हो गई कि मैं इस तरह की अगर चाय नहीं बनेगी इस तरह, तो मैं पी नहीं पाऊँगी। तो कोल्ड वाला इशू जब खत्म हो गया था, तब भी मैंने इस तरह की चाय को कंटिन्यू करा। अब ये चाय मैं कंटिन्यू करी थी। अब अगर इस चाय में आप देखोगे तो फेनल सीड्स और रोज पेटल्स को छोड़कर सारे आइटम्स फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कि सारे की जो नेचर है, जितने भी आइटम्स जैसे जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर है, एंड 1-2 और आइटम हो गए, तो इनका जो नेचर है वो हॉट होता है, प्लस में जो टी है वो ऑटोमेटिकली हॉट होती है। तो इससे क्या होता है, अब हीट तो ऑलरेडी जनरेट हो ही रही थी जब मेरा अलाइनमेंट हुआ मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में। तो मैंने आपसे पहले भी शेयर करा कि जब भी हीट जनरेट होती है, अगर आपको रियलाइज हो जाता है, तो आपको ऐसी आइटम्स को खाना पीना छोड़ देना होता है, जो मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं हुआ उस टाइम पे। और अलाइनमेंट के बाद में मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट में मेरे साथ आदत है ये ड्राई फ्रूट्स को खाने की। तो ये उन्हीं की आदत है जो मुझे पिकअप हुई, एंड एक तरह से ओवर ही हो गया कि रोज़ डेली ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी जो आमंड्स होते हैं, वॉलनट है, एंड अगेन फायर एलिमेंट पे बेस्ड जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ और भी इसमें होते हैं, बट देन जो फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुझे आदत जो पिकअप हुई है, तो वो कंटिन्यू रही और मैंने रियलाइज़ नहीं करा। ये आई कंटिन्यूड फॉर लाइक समर है या विंटर है, तो ये कंटिन्यू होता रहता है। तो जब से मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट का अलाइनमेंट हुआ है, तो वहाँ से मैंने जो नोटिस करा है कि जो फायर एलिमेंट के बेस्ड आइटम्स होते हैं फूड एंड लिक्विड में, वो मेरा काफ़ी इंटेक बढ़ जाता है। सो अलाइनमेंट के बाद में हीट ऑलरेडी बढ़ रही थी, एंड अलाइनमेंट की वजह से बढ़ रही थी, और उसके बाद में उनकी जो आदतें हैं, एज आई सेड कि डिवाइन काउंटर पार्ट की हर आदत आपको पिकअप होती है। तो अब ये मुझे था कि भाई ड्राई फ्रूट से नुकसान तो करते नहीं, कंटिन्यू करो, एंड आई रियलाइज कि इनकी आदत है जो मेरे अंदर आ गई है, कोई बात नहीं ना। अब इनके साथ क्या है कि जैसे ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ये जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज हम खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, जो प्रॉपर हम खाना खाते हैं। तो कैसे भी जैसे भी सर्वाइव करते हो कि अपना दूध दही एंड देन ड्राई फ्रूट्स एंड देन जो फ्रूट्स एंड कुछ और चीज़ें होती होंगी हल्की फुल्की, बट ये डिफिकल्ट होता है ना। सोचो मैस्कुलिन बॉडी है एंड मैस्कुलिन की डाइट होती है, तो मुझे तो चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू रही, कोई नुकसानदायक तो है नहीं। इसमें जब से मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट से अलाइनमेंट हुआ था, तो एक चीज़ और हो रही थी कि जो मेरा लाइटर है, जो मैं यूज़ करती हूँ मंदिर में दिया जलाने के लिए, और जो मेरी टैरो टेबल है वहाँ पर कैंडल बर्न करने के लिए, वो ना बार बार ख़राब हो रहा था। मतलब कहो तो 20 दिन भी नहीं चलेगा, नया नया, तो मुझे बार बार ऑर्डर करना पड़ रहा था। एंड आई वाज लाइक कि वहाँ पर भी मैंने इग्नोर करा कि बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, कोई बात नहीं। अब जब से अलाइनमेंट हुआ था, तो ये कई बार हो चुका था, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जब से अलाइनमेंट हुआ था, तो ये जो लाइटर ये जब खराब होता, तो कई बार ऐसे भी हुआ है कि हाँ भाई 1-2 महीने चल गया, फिर उसके बाद खराब हो गया। तो मैंने इस चीज़ को इसलिए भी रियलाइज़ नहीं करा। अब रिसेंट में क्या होता है कि अभी इसी साल की बता रही हूँ मैं, कि ऑलमोस्ट हर 10 दिन पे ये लाइटर खराब होना शुरू हो गया, एंड मुझे बार बार ऑर्डर करना पड़ रहा था। तो अब ऑर्डर करा तो एकदम से तो आएगा नहीं, कुछ टाइम लगता है, एंड मुझे जो मैच बॉक्स होता है उसको यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आई डोंट लाइक इट। तो अब इसमें क्या होता है कि मुझे ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार यही क्यों खराब हो रहा है। एक और जो आदत मैंने इसमें रिकग्नाइज करी कि मैं जैसे किचन में काम कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, या फिर मैं बाहर भी खड़ी हूँ अपनी बैल्कनी में, तो मैं क्या करती हूँ, देखती हूँ कि जो मेरा सारा बॉडी वेट है वो मैंने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे शिफ्ट करा हुआ है। मतलब जो जैसे हमें दोनों पैरों पे खड़ा होता है, तो उस टाइम मैं क्या करूँ, सारा का सारा वेट एक ही बॉडी पे है। तो मैंने रियलाइज़ करा कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेरे साथ में हो रहा है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो जब इस आदत को रिकग्नाइज करा मैंने कि बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ में, और मुझसे ये चीज़ चेंज नहीं हो रही है, मतलब कितना भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बार बार ये चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं कि अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरा सारा वेट मैं एक पैर पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये एक तरीका था मुझे बताने का कि कौन से चेंजेस मुझे करने की ज़रूरत है।
तो जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो अगर हम अर्धनारीश्वर देखेंगे तो जो आपकी लेफ्ट बॉडी है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट बॉडी है वो मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सन को। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट वे में बोला जाता है कि मुझे स्विच करना था एनर्जी को, जो मैस्कुलिन एनर्जी है उस पर काम करना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। और पता नहीं लास्ट ईयर या फिर इसी ईयर की बात है, मैं डीएम से ऐसे ही बोल रही थी, मैंने पता नहीं मुझे ना हमेशा इश्यूज लेफ्ट बॉडी पार्ट में क्यों होते हैं, कभी भी राइट बॉडी में आज तक कोई ऐसा मुझे इशू नहीं हुआ जो मुझे याद हो। हमेशा कोई ना कोई इशू होगा तो लेफ्ट बॉडी से ही कनेक्टेड होती हैं वो चीज़ें। तो मुझे याद थी कि ये बात मैंने डीएम से बोली थी, ओके वहाँ पे कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। अब ये 6 से 8 महीने पहले बोली थी, इतना मुझे याद है। जो मेरा रूटीन टेस्ट है वो लास्ट ईयर मैंने मार्च में करवाया था, एंड उसमें जो कुछ मुझे मेडिसिन दी की थी, अगेन विटामिन डी का ही था, और कुछ उसमें ब्लड की कमी थी, जो हीमोग्लोबिन होता है, कुछ ही कमी था। तो वो नेचुरल जो मुझे मेडिसिन दी गई थी आयुर्वेदा की, वही मैंने ली थी डॉक्टर से। तो अब इस साल मेरा मार्च में टेस्ट होता, बट मैं ट्रैवलिंग पर ज़्यादा थी तो वो डिले हो जाता है। मैंने कहा चलो मैं करा लूँगी, बट वो मार्च से क्या होता है फिर अचानक से मुझे जब इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और मैंने सिर्फ उसे इग्नोर ट्रैवलिंग की वजह से ही करा था, नहीं मैं करा लूँगी, बट ट्रैवलिंग इतनी थी कि मैं नहीं करा पाई। अब मार्च से क्या होता है, मार्च से मई और जून के बीच में लगातार हर हफ्ते मेरा जो लाइटर मैं यूज़ करती हूँ कैंडल बर्निंग के लिए, दिया बर्निंग के लिए, वो ख़राब होना शुरू हो गया। और वो क्या हो रहा था, उस पर बार बार पानी गिर रहा था। तो जैसे मुझे जब पूजा करनी होती है इवनिंग टाइम में, जो प्लांट की पूजा करनी होती है, बनाना ट्री है, तो वहाँ पर उस टाइम पे पानी गिर जाए, मैं कितना भी बचाऊँ यही हो रहा था। तो अब मुझे क्या होता है, अगर पूजा के टाइम पे मुझे कोई भी डिस्टर्ब होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जैसे एंगर इश्यूज नहीं है, लेकिन पूजा के टाइम पे मुझे 1% भी डिस्टर्बेंस नहीं चलती, फिर चाहे कोई भी रीज़न हो। तो बार बार लाइटर पे या तो पानी गिर रहा था, या तो उसमें जो दिया बर्न करना होता है तो ऑयल किसी तरह से या घी लग जा रहा था उसमें, तो तब भी खराब हो जाए। तो मैंने कहा यार हर चौथे 5वें दिन की बात हो गई है, या फिर 1 हफ्ते चलेगा, इससे ज़्यादा चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। तो लाइटर सिर्फ 2 ही तरीके से खराब हो रहा था, करा जा रहा था कह सकते हैं, जो मुझे बताने की कोशिश करी जाती है कि या तो पानी गिरेगा या तो उस पर घी गिर जाएगा, ऑयल गिर जाएगा। तो मंथ में मेरी जो 6 to 7 डेज की फास्टिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे फूड का बहुत बड़ा इशू रहा मेरे साथ में, कि मैं एस्केप करती थी, और इसमें जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको एक बहुत बड़ा टारगेट मिला हुआ था। अगर मैंने ये करा तो उनका एक्सेस हो जाता था। तो मैंने रूल बनाया कि नहीं, मुझे खाना स्किप नहीं करना है, और अगर मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। ये भी एक इशू मैंने रिकग्नाइज करा था। तो फास्टिंग डेज पर मैं कुछ ऐसा जैसे बना लेती हूँ जो मुझे रात को नींद आ जाए आराम से, मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर रात को नींद नहीं आएगी तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो है फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसमें या तो हो सकता है मेरी पूजा पाठ मिस हो जाए, या फिर जो बाकी काम होते हैं। तो रूटीन बहुत ज़रूरी होता है। अगर रूटीन में एक भी दिन गड़बड़ हो जाए तो फिर वो कई दिन तक चलती है। तो अब मैंने फास्टिंग की वजह से क्यों वेट गेन करा, फास्टिंग में क्या था, जो मैं आइटम्स ले रही थी वो था साबूदाना आपने सुना होगा, साबूदाने की खिचड़ी बना ली, थोड़ी सी हैवी होती है तो पेट भर जाता है उसमें। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी वजह से मेरा वेट गेन हो जाता है। तो जब देखा मैंने कि मेरा वेट गेन हो गया और इसका यही रीज़न है, और कोई रीज़न है भी नहीं, तो फिर मैंने क्या करा कि वॉक करना डिसाइड करा। तो जो मेरी सोसाइटी है वो काफ़ी बड़ी है, 3 to 5 किलोमीटर का इसमें स्पेस है। अगर सोसाइटी का एक चक्कर लगाना है तो इतना स्पेस होता है। तो मैंने क्या करा, उसके डिसाइड करे, पहले दिन 5 राउंड्स लगाए, एंड देन ऐसे करते करते मैंने 3 दिन तक कंटिन्यू करा। ऐसे तीसरे दिन के बाद से क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू होता है मेरे पैरों में। तो मुझे था कि ये वॉक की वजह से ही हो रहा है। ऐसा हो जाता है जब आप बहुत टाइम तक एक्सरसाइज नहीं करते हो या फिर वॉक नहीं कर रहे हो, और अचानक से करोगे, चाहे कोई भी एक्सरसाइज आप शुरू करते हो, तो इनिशियली आपको पेन होता है, जो कुछ दिन में नॉर्मल हो जाता है। तो फिर मैंने वॉक नहीं करी जब ये पेन था, और कुछ दिन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा था। तो अब ये देखते देखते क्या होता है भाई, पेन ऐसे बढ़ना शुरू हुआ है कि 1 मंथ से ऊपर हो गया, 2 मंथ्स हो चुके थे मुझे कि ये दर्द खत्म ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा 3 दिन की वॉक की वजह से 2 महीने तक थोड़ी पेन रहेगा मुझे। तो 2 मंथ हो चुके थे, एंड अचानक से मुझे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, एंड आई रियलाइज कि जो मेरा लेफ्ट लेग है, तो नी से ऊपर, घुटने से ऊपर जो स्पेस है थाइस के पास में, एकदम टच होते हैं घुटने से ऊपर, वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा गड्ढा टाइप हो गया, जैसे मांस हट जाता है जिसको कहते हैं ना। तो अब मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो गया। तो अभी पेन इसमें इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगा। तो फिर मुझे याद आई बात कि मैंने कहा मुझे आज तक कभी कोई इशू नहीं हुआ है मेरे इसमें राइट बॉडी पार्ट में। तो मैंने डीएम को बोला, मैंने कहा सॉरी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि इस बॉडी पार्ट में इशू हो जाए, बिकॉज आई नो कि ये बॉडी अब आपसे बिलोंग करती है। तो मैंने अपॉलॉजी करी, बट मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने क्यों बोला। बट अब एक दिन पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि मुझे सारे काम छोड़कर डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसका एक्सरे करा के पहले तब जाती हूँ डॉक्टर के पास में, कि इतना टाइम नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, फिर डॉक्टर मुझे दवाई देगा, फिर डॉक्टर बोलेगा कि आप ये कर लो, एक्सरे करा के। मैं पहले ही करा के जाती हूँ।
तो अब जब मैंने एक्सरे कराया तो अगेन एमबीबीएस डॉक्टर जो कि जनरल फिजिशियन है उसको मैंने प्रैक्टो से चेक किया। जो प्रैक्टो एक वेबसाइट है, सॉरी ऐप है, जो ऑनलाइन आप डॉक्टर्स के चेक कर सकते हो। तो नियर बाई एरिया में चेक करा, मैं जाती हूँ वहाँ पर, तो डॉक्टर जी एक्सरे होल्ड करती नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, ओके उन्होंने ऐसे बोला। एंड मेडिसिन मुझे लिख दी जिसमें पेन किलर ही थी, पेन किलर प्लस में जो स्वेलिंग हो जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो वो कुछ मुझे 7 या 10 डेज की मेडिसिन दी गई जो मैंने ली। अब उस मेडिसिन से ना मुझे 1% भी आराम नहीं पड़ता है। 10 दिन हो चुके थे कि उस पेन में बिल्कुल भी मुझे रिलीफ नहीं था। तो फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि अपना प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराने का जो मेरा रूटीन चेकअप पेंडिंग था वो मैंने कराया। एंड अब इसमें जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं, जो मैंने चेक करा था, किसी ने बताया था मुझे कि इनको आप दिखा लो। तो वहाँ पर मैं जाती हूँ ढूंढ के, फिर मेरे किसी एरिया में, एंड देन अगेन काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर था। तो वहाँ पर उन्होंने एक्सरे चेक करा कि उन्होंने बताया कि देखो इसमें काफ़ी बड़ा इशू आया हुआ है कि यहाँ पे एक तो जो स्पेस हो रखा है प्लस में इसमें जो स्वेलिंग काफ़ी हो गई है। तो फिर मैंने उस डॉक्टर को बोला, मैंने कहा ये मैंने पहले भी जो डॉक्टर को दिखाया था तो मोहतरमा ने बोला कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि जो जनरल फिजिशियन होते हैं उनको हर चीज़ नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए स्पेशलिस्ट बनाए जाते हैं। मैंने कहा ओके भाई कोई बात नहीं, दिखा लिया अब तो इस डॉक्टर ने क्या करा, मुझे अगेन एक तो कुछ मेडिसिन दी थी जो 15-20 डेज की थी, कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो 3 मंथ्स के लिए थी। मैंने कहा ओके, अब 3 मंथ वाली जो मेडिसिन थी वो थी विटामिन डी की, एंड बाकी जो मेडिसिन थी जो इतना पेन मुझे हो रहा था उसके लिए मेडिसिन दी गई थी 10 डेज के लिए। तो अब मैंने वो 10 डेज की मेडिसिन कंटिन्यू करी, फिर मुझे कोई इसमें आराम नहीं पड़ता है। अब जो मेडिसिन खाने की थी उससे तो कोई रिलीफ नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ इस पे मुझे और 2-3 आइटम दिए गए थे कि भाई नी कैप पहननी है और ज़्यादा आपको वॉक नहीं करनी है और कुछ चीज़ें मना करी गई थी। तो मैंने कहा ठीक है फॉलो कर लेती हूँ मैं। तो इसमें कोई ऑयल इन्होंने दिया था मुझे मसाज करने के लिए, जिससे मुझे कुछ 8-10 दिन के बाद में रिलीफ होता है, वो भी प्रॉपर नहीं। उस डॉक्टर ने मुझे दोबारा बुलाया था तो आई रियलाइज कि जो खाने वाली मेडिसिन है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जो इसकी लगाने वाली मेडिसिन है उससे ज़रूर फर्क पड़ता है। तो उसको फिर मैंने दोबारा विजिट नहीं करा क्योंकि देयर वाज नो पॉइंट, मैंने खाने की मेडिसिन मुझे फिर से दे देगा जिसका कोई यूज़ है नहीं। तो अब इसमें एक चीज़ रियलाइज हुई कि जितना मैं इसमें रेस्ट करूँगी उतना इसमें रिलीफ जल्दी होगा, लेकिन जिस तरह का गैप हो गया वो उसको भरने में टाइम लगेगा। तो अब ये विटामिन डी का जो इशू है लास्ट 2 ईयर से मेरी रिपोर्ट में रिकॉग्नाइज हुआ, इससे पहले ये वाला इशू कभी नहीं था। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अवेकनिंग के बाद में मेरे फूड में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए और मेरी ईटिंग हैबिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट रही है चाइल्डहुड से। वो तो अवेकनिंग के बाद मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि भी फूड वाली आदत पे कंट्रोल लगाना है, और इस पर जो प्रॉपर कंट्रोल लगता है वो मेरे अलाइनमेंट के बाद ही लगता है मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट से। तो इस पर मैं कभी स्टोरी आपसे शेयर कर दूंगी, बट आई एम सो ग्रेटफुल इस अलाइनमेंट के लिए कि उनकी वजह से आज तक मैंने दोबारा कभी फूड को स्किप नहीं करा है। अभी जो मेरे राइट पैर में जो नी के ऊपर गैप होता है ये एक्सेस हीट की वजह से होता है, ना कि विटामिन डी की वजह से। अब जब विटामिन डी के लिए मुझे मेडिसिन बोली गई तो मुझे था भाई 3 महीने तक तो मैं मेडिसिन नहीं खा सकती, जो बहुत नॉर्मल थी। कुछ इसमें सैशेज होते हैं जो आपको दूध में डालकर लेने होते हैं, तो मुझे था मैं होम रेमेडी कर लेती हूँ। आज तक मैंने विटामिन डी की कोई होम रेमेडी करी नहीं।